हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का लक्ष्य एक ही है, वो है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और इस डर को भगाने का तरीका है एफर्ट्स। और एफर्ट्स की श्रृंखला में हम लोग अभी पॉलिटी रिलेटेड एमसीक्यूज कर रहे हैं। ये पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का सेकेंड वीडियो है। अगर आप फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं तो यू ऑलरेडी मस्ट बी अवेयर हाउ हेल्पफुल दिस सीरीज इज गोइंग टू बी फॉर यू। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी वीडियो आप देखिए और ये भी वीडियो आपको देखना है। आज हम लोग सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं। तीनों में ही मेरा प्रीलिम्स आसानी से हो जाने के कारण मैंने सोचा कि और लोगों की प्रीलिम्स निकालने में इन पर्टिकुलर और यूपीएससी निकालने में इन जनरल कुछ हेल्प की जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। यानी लिविंग डॉक्यूमेंट इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? तो देखिए, एग्जीक्यूटिव सब मोर से इन अमेंडमेंट नहीं। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि ये ज़रूरत के अनुसार बदलने को तैयार है। ठीक है, यानी इसमें जो अमेंडिंग प्रोसीजर जो है वो नीदर टू फ्लेक्स है, नीदर टू फ्लेक्सिबल या फ्लेक्स, नॉर टू रिजिड है। ठीक है, यानी ज़रूरत के अनुसार वो बदलने के लिए रेडी है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट्स अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग कंडीशंस एंड नीड्स। तो सी इज द राइट आंसर। दैट इज द रीजन वाई इट इज नोन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो 1 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे आपको पता है कि ये बहुत सारे अमेंडमेंट्स अलाउ करता है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में के थ्रू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को क्या प्रोवाइड किया गया? रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आपको पता है 2 टर्म यूज होते हैं, एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बहुत ही ब्रॉड टर्म है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये थोड़ा नैरो टर्म है। फिलहाल के लिए आप ये जानिए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंडिया में फॉलो होता है इन जनरल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस में फॉलो होता है इन जनरल। लेकिन एक केस है जिसको बोलते हैं मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के जगह पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ये दिया था, प्रेफरेंस दिया था। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग क्या है सेकेंड क्वेश्चन। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इट चेक्स दैट द लॉ डज नॉट डिप्राइव द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन एंड द लॉ मेड इज फेयर, जस्ट एंड नॉट आर्बिट्ररी। देखिए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय का लॉ का मतलब सिंपल है कि जो लॉ है उसको बनाने वाला इंसान के पास अगर वो पावर है लॉ बनाने का तो ठीक है। लॉ अगर बना हुआ है उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी के साथ गलत भी किया जा रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत उसके साथ गलत किया जा रहा है तो ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो लॉ बनाने के प्रोसेस में ही देख लेगा कि ये फेयर है कि नहीं, लॉ फेयर है कि नहीं, जस्ट है कि नहीं, आर्बिट्ररी तो नहीं है। ठीक है, ये लॉ को ही क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, जबकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या है कि लॉ को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। लॉ भले आपका डिस्क्रिमिनेटरी हो, ठीक है, लेकिन अगर उसको सही ढंग से अप्लाई किया गया हो तो उसको फिर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इसीलिए थोड़ा नैरो माना जाता है। तो सेकंड क्या कर रहा है, एज कंपेयर टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज नैरो इंटरप्रिटेशन। गलत है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हैज नैरो इंटरप्रिटेशन। तो सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट। 2 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स देखना है कौन कौन सा करेक्ट है। आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। देखिए, ऐसा होता है क्या? आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर्स, मंत्री, जो मंत्री होते हैं वो लेजिस्लेचर के ही तो पार्ट होते हैं। तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर जैसा कोई सीन नहीं है।
सेपरेशन की बात कही गई है लेकिन कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं कही गई है। फिर देखिए इंडियन पार्लियामेंट इज ए सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम के जैसा ही है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट एक सोवरेन बॉडी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऊपर से इंडियन पार्लियामेंट की वर्किंग पर बहुत सारे कंडीशंस हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट की वर्किंग पर वो सारे कंडीशंस नहीं हैं, जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स इन सब का उल्लंघन आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। फिर आपके द्वारा बनाए गए लॉज का क्या हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। थर्ड देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसकी बात करता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर की ही बात करता है। थर्ड इज राइट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सिर्फ थर्ड ही है जो कि करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है। तो ऑप्शन सी 3 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यूनिटरी फीचर्स होते हैं और एक होता है फेडरल फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही फीचर्स हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं, फेडरल फीचर्स भी हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी दोस्तों है आपका यूनिटरी फीचर। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जो है वो क्या हो गया, यूनिटरी फीचर। इसके अलावा जो सिंगल जुडिशियरी है, ठीक है, यानी एक ही जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जो है ये हो जाएगा आपका यूनिटरी फीचर, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो हो जाएगा, देखिए एक सेकेंड इसको अच्छे से लिख लीजिए, यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर। देख लीजिए इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जो है वो हो जाएगा यूनिटरी फीचर और इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो जाएगा फेडरल फीचर। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हो जाएगा फेडरल फीचर। फिर देखिए सिंगल सिटीजनशिप क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है आपका यूनिटरी फीचर हो जाएगा। तो 1 भी यूनिटरी फीचर है, 2 भी यूनिटरी फीचर है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों ये यूनिटरी फीचर होगा नहीं। यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो जो पार्लियामेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फेडरल फीचर, फेडरल फीचर हो जाएगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखिए बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म भी दोस्तों क्या है, यानी कि स्टेट्स की बाई कैमरलिज्म, यानी एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फेडरल फीचर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ तो हो गया फेडरल फीचर के एग्जाम्पल, और 1 और 2 हो गए आपके यूनिटरी फीचर के एग्जाम्पल। तो फोर्थ का ए 1 and 2 ओनली विल बी द राइट आंसर। आइए यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए देख लीजिए। फेडरल फीचर्स के एग्जाम्पल देख लीजिए। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल फीचर है। बाई कैमरलिज्म फेडरल फीचर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है, ठीक है। यूनिटरी फीचर्स देख लीजिए। इंटीग्रेटेड जुडिशरी यानी सिंगल जुडिशरी ये यूनिटरी फीचर है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर यूनिटरी फीचर है। ऑल इंडिया सर्विसेज यूनिटरी फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी फीचर है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके कारण से क्या होता है, पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंग लॉ बना सकता है, ठीक है, तो ये भी यूनिटरी फीचर है। स्ट्रॉन्ग सेंटर यूनिटरी फीचर है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी फीचर है। और इमरजेंसी प्रोविजंस ये सारा क्या है, यूनिटरी फीचर है। इसको 2-3 बार आप गो थ्रू कर लीजिए बस, बाकी कुछ भी पढ़ने का आपको ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी को बस 2-3 बार गो थ्रू कर लीजिए, नहीं अभी करेंगे तो आगे रिपीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हम लोग को इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अ लार्ज स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट
कि जो बहुत सारा स्ट्रक्चरल पार्ट जो है, बहुत बड़ा पार्ट जो है 1935 एक्ट से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसीलिए कई लोग इसके क्रिटिसिज्म में ये भी बोलते थे कि दिस इज अ कॉपी पेस्ट ऑफ 1935 एक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज एक्चुअली करेक्ट। दूसरा देखिए, द फंडामेंटल राइट्स इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टेकन अवे इन एनी सर्कमस्टांसेस, दिस इज रॉन्ग। बिकॉज यू नो कि राइट टू प्रॉपर्टी यूज टू बी अ फंडामेंटल राइट और नाउ इट हैज़ बीन मेड अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 300A में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स को भी लिया जा सकता है। इवन जो केशवानंद भारती केस है, वो क्या बोला है? केशवानंद भारती केस 1973 जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, बोलता है फंडामेंटल राइट्स को भी ले सकते हैं, लेकिन जिस ऐसा फंडामेंटल राइट्स को ले सकते हैं जिससे बेसिक स्ट्रक्चर आपका हिंडर ना हो। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। The Constitution classifies the directive principle of state policy into socialistic, Gandhian and liberal intellectual। ये सब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है। तो क्योंकि आपको ये क्लासिफिकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले लोग हैं ना, जो थिंकर्स हैं, जो मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों ने क्या है कि अच्छा ये पॉइंट तो लग रहा है सोशलिस्टिक टाइप का, ये सारा पॉइंट तो थोड़ा लिबरल इंटेलेक्चुअल टाइप का लग रहा है, पंचायत वाली बात जो है आर्टिकल 40 ये तो गांधीयन टाइप का लग रहा है। तो ये उन लोगों का किया धरा है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। तो एनीवे, तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा? अच्छा, राइट नहीं, रॉन्ग पूछ रहा है। तो 2 और 3 जो है आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ड्यूअल सिटीजनशिप है इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर देखिए, 2 टियर गवर्नमेंट जो है ये पूछ रहा है। ठीक है, 2 टियर गवर्नमेंट की बात नहीं है दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर वैसे देखोगे तो 3 टियर गवर्नमेंट है। एक तो सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, एक स्टेट लेवल पर, और एक फिर अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी 3 टियर गवर्नमेंट हो गया ना। तो 2 तो आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर तीसरा देखिए, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुछ चीज़ें यूएस से ली गई, कुछ कनाडा से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ ब्रिटेन से, ठीक है, कुछ आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, कुछ जर्मन वीमार कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली गई है। तो हाँ, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। फिर फोर्थ देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली इन इंडिया वी डू फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो 3 और 4 आर करेक्ट। सिक्स्थ का डी इज द राइट आंसर। देखिए, 7th क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ सोर्सेस है जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस्ड है, और वहाँ से क्या क्या फीचर लिया गया है वो यहाँ लिखा गया है, और हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ रहा है वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या फेडरल स्कीम ऑफ पॉलिटी ली गई? ये नहीं ली गई है यहाँ से। ठीक है, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से ली गया है कि फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये लिया गया है। तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। फिर सेकेंड वन बोल रहा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है, ये बिल्कुल लिया गया है, दिस इज करेक्ट। फिर साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ रहा है कि लिया गया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में खुद होता ही नहीं है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ से ये कैसे लिया जा सकता है? तो फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? 2 और 3 ओनली। ठीक है, तो राइट आंसर तक पहुंचना वाज नॉट द पर्पस। लेट्स सी व्हाट इज द पर्पस। दिस इज द पर्पस। ठीक है, चलिए मेरे साथ आप थोड़ा दोहराइए। यूके और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, बाइकैमरलिज्म। अगेन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of the president, removal of supreme court and high court judges, post of vice presidents. Don't try to remember it, just मेरे साथ साथ इसको बोलते चलिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी,
जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फिर देखिए वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से एक ही चीज ली गई है, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से ली गई है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ली गई है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखिए नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से तीन चीजें ली गई है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉमिनेशन फॉर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर आइडियल्स ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फंडामेंटल ड्यूटीज रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर देखिए आपके जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जस्ट रिमेंबर दिस, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। फिर देखिए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, पहले तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा रिपब्लिक, रिपब्लिक इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखिए कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। देखा जाए तो ये इसी के पॉइंट्स हो गए। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या हो गया, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और इसी का एग्जांपल्स हो गया वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर और अपॉइंटिंग ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। फिर देखिए ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, फिर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फिर आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है दोस्तों। इसके अलावा एक ये भी लिया गया है आपका कॉन्करेंट लिस्ट भी इसी से लिया गया है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया दोस्तों। फिर देखिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डीपीएसपी, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको लिया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए याद रखने का तरीका क्या है, बार बार रिपीट होते होते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर सेक्युलरिज्म आर इनकरेक्ट। तो सेक्युलरिज्म के रिगार्डिंग इनमें से क्या क्या इनकरेक्ट है ये पूछ रहा है। तो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट। क्या इंडियन सेक्युलरिज्म में स्टेट और रिलीजन एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, ना कि इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। फिर दूसरा देखिए, द टर्म सेक्युलर वाज ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होना चाहिए कि जो टर्म सेक्युलरिज्म है ये ऐड हुआ है, जो सेक्युलर वर्ड है इट वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इट वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। फिर थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिवील्स द सेक्युलर नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो बिल्कुल देखिए ये एम्प्लॉयमेंट वाली बात की जा रही है, ये है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्टेट विल नॉट, ये आपका स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन। ठीक है, रिलीजन, रेस, फिर कास्ट, फिर सेक्स, फिर डिसेंट, ठीक है, और फिर प्लेस ऑफ बर्थ। ये सारा चीज़ है कि इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यानी कि रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो ये भी सेक्युलरिज्म का ही एग्जाम्पल हुआ। तो थर्ड तो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बाकी 1 और 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया 8 का ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली। एक क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे आपको पता है कि टोटल 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनली और 4 शेड्यूल्स आपके बाद में ऐड हुए हैं। तो इसमें से 4th शेड्यूल क्या कहता है, 4th शेड्यूल कहता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, टू द स्टेट्स। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, 4th शेड्यूल में राज्यसभा की बात होती है, पहला गलत कर दीजिए,
पहला गलत कर दीजिए। फिर ठीक है, फिर आपका 8th शेड्यूल किसकी बात करता है, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो थर्ड तो सही है, तो थर्ड दोनों में सही है, ठीक है। फिर 9th शेड्यूल क्या कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दोस्तों ये है आपका 10th शेड्यूल में, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत है ये है 10th शेड्यूल। 9th शेड्यूल के अंतर्गत वो लॉज हैं जिनको प्रिवेंट किया गया है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, एंड जनरली शुरुआत में कौन कौन से लॉ को इसमें रखा गया था, जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज थे उनको। तो फोर्थ इज रॉन्ग, तो फोर्थ इज रॉन्ग, राइट आंसर इज बी। थर्ड शेड्यूल क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशंस, बिल्कुल सही बात है। इसमें आपका बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का ओथ क्या होगा, अफर्मेशंस क्या होगा, उसके बारे में कहा गया है थर्ड शेड्यूल में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, 9th का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देख लीजिए, जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बताता है टेरिटरीज, इंडियन टेरिटरीज की बात। सेकेंड शेड्यूल बताता है इमोल्यूमेंट्स, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनका। फिर थर्ड जो शेड्यूल है वो ओथ्स एंड अफर्मेशंस की बात करता है। फोर्थ शेड्यूल जो है वो राज्यसभा में सीट शेयरिंग की बात करता है। फिर फिफ्थ शेड्यूल जो है वो दोस्तों शेड्यूल एरियाज की बात करता है। सिक्स्थ शेड्यूल बात करता है शेड्यूल एरियाज इन असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। फिर सेवेंथ शेड्यूल है वो आपका उसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट वो है। फिर आपका 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं जिसमें 22 लैंग्वेजेज हैं। 9th शेड्यूल में वो लॉज हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एंड जनरली लैंड रिफॉर्म लॉज थे इनिशियली। 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में है। 11th शेड्यूल में पंचायत को कौन कौन से पावर डिवॉल्व करने चाहिए स्टेट को, वो है। और 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज को कौन कौन से पावर्स डिवॉल्व करने हैं, वो है। एक ये आपका ट्रिक भी है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी, वैसे तो आपको ये ऐसे डायरेक्टली ही याद रहना चाहिए, बाकी आपको देख लीजिए, यूज करना है तो कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल पावर ओनली इन वन इंस्टीट्यूशन, बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट है, इसके बारे में मैं बात भी नहीं करूंगा। फिर देखिए, इंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज नॉट सब्जेक्टेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज इन इंडिया। देखिए, ये बात सही है कि सुनने में ये गलत लग रहा है, बट दिस इज राइट। ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि यदि आप अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे तभी आप फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड बिफोर दैट फंडामेंटल राइट्स तो उसके पहले भी थे। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया गया है सिटीजन्स पर कि फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो करेगा तभी फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकते हो। तो स्टेट बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बी ही इसका आंसर हो गया। बाकी सी और डी इनकरेक्ट है, फिर भी देख लेते हो क्या है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस प्रोवाइड फॉर द अनप्रेसिडेंटेड एंड डायरेक्ट रोल ऑफ द सिटीजन्स इन पॉलिसी मेकिंग, नहीं दोस्तों, जो इलेक्शन है वो इंडिया में इनडायरेक्ट रोल प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को, क्योंकि सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंटेरियंस को और वो लोग फिर पॉलिसी मेकिंग करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट रोल हो गया, सी इज इनकरेक्ट। डी देखिए, रिमूवल ऑफ जजेज बाय द पार्लियामेंट फिक्सेस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट, दोस्तों जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट को नहीं है, जो जजेज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को है, ना कि पार्लियामेंट को। हाँ, ये बात और है कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, बट वो इम्पीचमेंट प्रोसीजर भी इतना सिंपल नहीं है कि कोई भी आसानी से किसी भी जज को क्या कर दे, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो 10th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में हम लोग को यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस एंड ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस टू एडमिनिस्टर द नेशन, ये बात बिल्कुल सही है। इसी के कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, क्योंकि इसमें गवर्नेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तो है ही हैं और साथ में डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी है दोस्तों, ठीक है। और ये डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस कहाँ से लिया गया है, मोस्टली लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और इसी के कारण से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लेंदी और डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड टाइप का
एक डॉक्यूमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड देखिए, द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन लार्जली ड्रॉन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों अभी आपका पॉलिटिकल पार्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लार्जली क्यों ड्रॉन किया जाएगा? हाँ, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें तो ली गई है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर वाली बात ली गई है, ठीक है, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये चीज़ ली गई है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेनली जो पॉलिटिकल पार्ट लिया गया है वो लिया गया है फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी as a basis of elections to Lok Sabha and state assemblies ever since the enactment of constitution। तो statement is actually right कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सभी को ही वोट देने का अधिकार दे दिया गया जो भी एक पर्टिकुलर एज से ऊपर के थे, ठीक है। अब इसमें आप ये कह सकते हो, कई लोग डाउट में पड़ जाएंगे कि नहीं, शुरू में तो जो 21 साल के ऊपर के लोग थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। वो बात सही है, लेकिन ये यूनिवर्सल था, 21 साल से ऊपर के सभी लोग वोट दे सकते थे। दैट इज वाई इट वाज यूनिवर्सल एंड एडल्ट, 21 साल के ऊपर के सभी लोग एडल्ट ही होंगे, एंड फ्रेंचाइजी यानी वोट देने का पावर। और बाद में आपको पता है कि जो 61st अमेंडमेंट एक्ट है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस 21 साल के एज को घटा करके कर दिया गया था 18 साल, ठीक है। यानी अब 18 साल से ऊपर का कोई भी इंसान वोट कर सकता है। तो खैर 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 12 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को ये स्टेटमेंट्स देखने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, द टर्म लिबर्टी मीन्स लाइसेंसेस टू डू व्हाट वन लाइक्स। ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दे दिया गया है कि जिसका मन वो उसका आप मर्डर कर दो या जो मन वो कर दो, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इक्वालिटी का यही मीनिंग होता है कि किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली एंड कैन नॉट बी यूनिफाइड। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये तीनों बनाती है गोल्डन ट्रिनिटी या सुपर ट्रिनिटी। एक के बिना दूसरा जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये तीनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज अ सुपर ट्रिनिटी, ठीक है। तो इसको सेपरेटली ट्रीट नहीं करना है, इसको यूनिफाइड वे में ही ट्रीट करना है। तो 1 and 3 इसका इनकरेक्ट है दोस्तों, और 2 करेक्ट है, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12th का C, 1 and 3 ओनली। देखिए, इंडिया एक रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ हुआ? इंडिया रिपब्लिक है, इसका ये अर्थ हुआ कि इसका सबसे बेसिक डेफिनेशन तो ये हो गया कि जो इसका हेड ऑफ द स्टेट है वो होगा इलेक्टेड। वो हो सकता है डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बट ही विल बी इलेक्टेड, ठीक है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई राजवंश से आ रहा है तो वो बन जाएगा राजा यानी हेड ऑफ द स्टेट, या किसी पर्टिकुलर वंश से आने वाले लोगों को जो है कुछ ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे और बाकी लोगों को कम अधिकार दिए जाएंगे। इसका यही मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए, रिपब्लिक का अर्थ समझाने के लिए कहा जा रहा है कि इंडिया कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी। तो दोस्तों ये गलत बात है। इंडिया कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, दैट मीन्स इंडिया इज ए सोवरेन, इंडिया एक संप्रभु है, ठीक है। इंडिया इज ए सोवरेन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करने का पावर इंडिया के पास क्यों है? क्योंकि इंडिया इज ए सोवरेन, ध्यान में रखिएगा। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कि वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल। ये बिल्कुल आपका एक तरीके से सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्ट किया जा रहा हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इट मीन्स कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी किसको दी गई है? पीपल को दी गई है, ठीक है, लोगों को दी गई है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर थर्ड देखिए, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास, अगेन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ रिपब्लिक। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो 2 and 3 इसका हो गया करेक्ट आंसर दोस्तों। 13th का बी इज द राइट आंसर। देखिए, अगेन यहाँ पर क्या है, जुडिशियरी के रिस्पेक्ट में हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं दोस्तों। तो देखिए, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वाइडर देन द
देन द कोर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए आप सिंपल सी बात समझिए, इंडिया में फॉलो करते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ विच इज नैरो, यूएस में फॉलो करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच इज वाइड। ठीक है, अब जो जुडिशियल रिव्यू है इंडिया में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि किसी ने बस लॉ को अगर फॉलो नहीं किया तभी उस पर क्या लगेगा, जुडिशियल रिव्यू लगेगा। ठीक है, लॉ खुद में अगर अनफेयर है बहुत ज़्यादा तो उस पर जुडिशियल रिव्यू लगने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर क्या हो गया, वाइडर नहीं हो गया, नैरोवर हो गया। यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ खुद में क्या है, वाइड है। अगर लॉ के अकॉर्डिंग जो है किसी को पनिश किया जा रहा है या कुछ बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन लॉ खुद में अनफेयर है तो भी उस पर क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए चूंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही अपने आप में वाइड है, ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बेसिस पर डिराइव्ड जुडिशियल रिव्यू भी क्या होगा, वाइड होगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू पावर विल बी मोर वाइड और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू पावर विल बी नैरो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। फिर आप अपना सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रोसीजर। हाँ, तो सेकेंड इज करेक्ट है। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। फिर थर्ड देखिए, बोथ इंडिया एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट विच इन्फोर्सेस बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। देखिए ऐसा नहीं है, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है यानी कि सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, लेकिन यूएस में जो फेडरल लॉज है उसके लिए फेडरल कोर्ट है और जो स्टेट लॉज है उसके लिए स्टेट के कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए कि यूएस में इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 14th का 1 and 3 आर इनकरेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। आइए 15th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, तो सेकेंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों देख लीजिए, जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की बात की जाती है, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर टर्म यूज हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसमें शुरुआत होती है प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट, फिर गवर्नर, ठीक है, फिर स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, फिर ऑफ लोकसभा, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, फिर राज्यसभा का चेयरपर्सन, डिप्यूटी चेयरपर्सन। ठीक है, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजेज, फिर सीएजी, ये सारा इसमें आता है, लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द थर्ड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन the third schedule talks about oath and affirmation, but please remember कि third schedule does not talk about president of India। third schedule जो है दोस्तों वो बात करता है आपका यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स की। ठीक है, फिर पार्लियामेंट के लिए और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी लोग सेलेक्ट होना चाहते हैं उन लोगों के ओथ की। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोगों की। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की और सीएजी की। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेकेंड शेड्यूल डज नॉट टॉक अबाउट प्रेसिडेंट एंड थर्ड शेड्यूल डज नॉट टॉक अबाउट आपका सेकेंड शेड्यूल डज नॉट टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड थर्ड शेड्यूल डज नॉट टॉक अबाउट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। थर्ड देख लीजिए दोस्तों, द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट। हाँ तो ठीक है, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स की ही बात करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 15th का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D3 ओनली। देख लीजिए, सेकेंड शेड्यूल में किसकी किसकी बात की जा रही है, शुरुआत की जा रही है प्रेसिडेंट से, गवर्नर ऑफ स्टेट से, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ वो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, फिर सीएजी। ये सारे जो एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुनना, मैं तभी बता रहा हूँ पढ़ पढ़ करके, जबकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ओथ एंड एफर्मेशंस की बात तो करता है, बट किसकी बात करता है, यूनियन एंड स्टेट के मिनिस्टर्स की।
फिर एमपीज की, एमएलएज की, फिर आपकी बात करता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, और फिर सीएजी की। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट की बात नहीं है, इनफैक्ट इसमें भी प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, लेकिन इसमें देखिए यूनियन मिनिस्टर्स की बात है, स्टेट मिनिस्टर्स की बात है, तो प्राइम मिनिस्टर तो इसमें आ जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इसमें नहीं है। प्रेसिडेंट और आपका वाइस प्रेसिडेंट इसमें आ जाएगा, सेकेंड शेड्यूल में आ जाएगा। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पर नाम नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट किस में आ जाएगा, आपका चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा के तौर पर उसका इमोल्यूमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को देखिए और करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है दोस्तों सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, जस्ट रिमेंबर इट, नो नीड टू एक्सप्लेन। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज नथिंग बट सोशल जस्टिस अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक जस्टिस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड देखिए, द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन। जो आइडियल ऑफ जस्टिस है सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये ऊपर ही मैंने हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ लिया गया है। तो जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस है वो कहाँ से लिया गया है, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, ना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और क्या लिया गया है, आइडिया ऑफ रिपब्लिक लिया गया है। ठीक है, तो सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा 16 का, ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉट 2, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। देखिए, विथ रेफरेंस टू जुडिशियल एक्टिविज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जुडिशियल ये सब चीज़ है, विच ऑफ द एबव प्रोविजंस प्रोमोट्स जुडिशरी टू टेक प्रोएक्टिव रोल टू फॉलो जुडिशियल एक्टिविज्म। प्रोएक्टिव रोल का मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बात नहीं किया हो, यानी सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है वो खुद से वो डिसीजन ले रही है। ठीक है, तो पहले बात ये देख लीजिए, आर्टिकल 13 में कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल रहा है कि अगर कोई लॉ जो है वो अगर इनकन्सिस्टेंट हो विद द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स देन यू हैव टू मेक इट नल एंड वाइड। आर्टिकल 32 जो है वो बात कर रहा है कि सामने से कोई आपके पास आएगा, ठीक है, रिट पेटिशन डालेगा तो फिर आपको रिट इशू करना है। उसी तरह से 224 में हाई कोर्ट के लिए भी सेम बात बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोएक्टिव रोल नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस कि ये वाला आर्टिकल पार्ट प्रोएक्टिव रोल नहीं है। बाकी जुडिशियल रिव्यू इज प्रोएक्टिव रोल। सुपरवाइजरी पावर ऑफ हायर कोर्ट्स ऑन लोअर कोर्ट्स, इसके कारण से क्या है, हायर कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को कुछ भी मतलब गाइडलाइंस वगैरह जारी कर सकता है, तो ये भी क्या है, एक प्रोएक्टिव रोल है। फिर देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी, ये सब क्या है, ये सब प्रोएक्टिव रोल है। तो 1, 3 एंड 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर। 17th का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर आर्टिकल है और वहाँ यहाँ कौन से सेलिएंट फीचर से टकरा रहा है, ये बात कर रहा है। तो आर्टिकल 9 सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 27 जो है उससे ये सेकुलरिज्म की बात करें, तो आपको पता है कि आर्टिकल 25 से लेकर के 28 जो है वो सेकुलरिज्म की ही बात करता है, तो ये भी सही है। ठीक, फिर आर्टिकल 315 जो है वो बोल रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आपको पता है कि इलेक्शन वाली जो आर्टिकल है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है वो है आर्टिकल 324। तो जो भी होगा ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आर्टिकल 324 के बाद ही आएगा। दिस मच तो यू शुड रिमेंबर बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। और मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये बता दूं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज एग्जैक्टली मेंशन्ड इन द आर्टिकल 326। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट इट कैन नॉट बी बिफोर आर्टिकल 324 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आर्टिकल 315 तो दोस्तों इसकी बात करता है आपका एक पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। ठीक है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है, तो ये थर्ड इज आपका इनकरेक्ट। फिर आर्टिकल 353 जो है ये आपको पता है कहीं ना कहीं
कि ये इमरजेंसी वाले प्रोविजंस में आता है, आर्टिकल 352, 356, 360, 365। तो उसी बीच ये सारा इमरजेंसी वाले ही आर्टिकल्स हैं। तो हाँ, ये यूनिटरी बायस की ही बात करेगा, क्योंकि इमरजेंसी प्रोविजन अपने आप में क्या है, एक यूनिटरी बायस है। तो आर्टिकल 353 डज टॉक अबाउट यूनिटरी बायस। तो 1, 2 एंड 4 तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी थर्ड ई विल बी इनकरेक्ट। 18th का बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन 19th देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपको पूछा जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, ये स्टेटमेंट तो आपका एकदम इन जनरल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन जनरल फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। जिसमें कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बहुत सही बात है, और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड देख लीजिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स यूनिटरी फीचर्स लाइक स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी सही बात है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी क्या है, एक यूनिटरी फीचर है। तो 2 इज ऑल्सो करेक्ट। फिर थर्ड देख लीजिए, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, द टर्म फेडरेशन हैव बीन यूज्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज रॉन्ग। आर्टिकल 1 में सिंपल सा बात है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। नो वेयर टर्म फेडरेशन हैज बीन मेंशन। फेडरेशन मेंशन क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि स्टेट्स के आपस के बीच में एग्रीमेंट से नहीं बना है भारत, ठीक है। स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स के आपस के एग्रीमेंट से नहीं बना है भारत। दूसरी बात क्या है, किसी भी स्टेट को इंडिया से सेसीड करने का, ठीक है, अलग होने का, विघटन करने का पावर दिया ही नहीं गया है। तो दैट इज वाई टर्म फेडरेशन हैज नॉट बीन यूज्ड। इन जनरल वी फॉलो फेडरल सिस्टम, दैट इज ट्रू, बट द टर्म फेडरेशन हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर 2 रीजन्स। मैंने आपको बता दिया क्या क्या रीजन्स है, कि किसी भी जो आपका स्टेट है उसके पास इंडिया से विघटन करने का, सेसेशन करने का पावर नहीं है। सो दैट इज वन। एंड सेकेंड इज कि इंडिया का फॉर्मेशन उन स्टेट्स के आपस में एग्रीमेंट से नहीं हुआ है। तो थर्ड इज इनकरेक्ट, और 1 और 2 आर करेक्ट। 19th का सी विल बी द राइट आंसर। देख लीजिए, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। फिर नो स्टेट हैज द राइट टू सीसीड फ्रॉम द फेडरेशन। फिर देखिए, फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एकदम जस्ट रिमेंबर दिस, कि फंडामेंटल राइट्स और प्लस डीपीएसपी, इसको बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल पार्ट्स, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल पार्ट है फंडामेंटल राइट्स और प्लस में डीपीएसपीज। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है फिलोसॉफिकल पार्ट। क्या पता अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुआ था उसी टाइम अगर उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती तो लोग उसको भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, फिलोसॉफिकल पार्ट। बट ये फंडामेंटल ड्यूटीज को उसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। तो जस्ट रिमेंबर कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन टू दैट। 20 का सी इज द राइट आंसर। बाकी देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। डीपीएसपीज कौन से पार्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका जाता है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। डीपीएसपी जाते हैं कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। देखिए 3-4 बार 6 बार तो जो है ना, आपको ये सारे डीपीएसपी लाइन से याद करने चाहिए। आर्टिकल 36 क्या कहता है, 37 क्या कहता है, 38 क्या कहता है, ठीक है। और चलिए, तो 20 का सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन 21 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर अ सिंथेसिस ऑफ द ब्रिटिश एंड अमेरिकन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पहली बात क्या है कि अमेरिका में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। अमेरिका में देयर इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
तो इन दोनों का सिंथेसिस कैसे करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो चीज़ है ही नहीं उसका सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं? और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सिस्टम और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर लिया है। ये अमेरिकन सिस्टम ये सब का कोई सिंथेसिस नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या होगा आपका? इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही बात है। जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये चलता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन से। अमेरिकन जो सिस्टम है वहां चलता है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग। ठीक है, तो सेकेंड इज करेक्ट। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन से। क्यों? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है यानी मंत्रिमंडल, ठीक है, मिनिस्टर्स, वो खुद लेजिस्लेचर का पार्ट है, तो वो लोग आपस में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से ही काम चला लेते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है? मिनिस्टर्स जो है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 75। तो सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। B2 ओनली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स पूछे जा रहे हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल, ये बिल्कुल सही है, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया का एक फीचर है। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो खुद पार्लियामेंट के सदस्य भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये भी बिल्कुल सही है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसी की लीडरशिप में पूरा मंत्रिमंडल काम करता है। फिर देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, आर्टिकल 75, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑल टू ऑल आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। तो 22 का डी इज द करेक्ट आंसर। आइए यहाँ पर कुछ और भी पार्लियामेंट्री फीचर्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री फीचर्स में क्या क्या कहता है? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? प्रेसिडेंट। रियल एग्जीक्यूटिव कौन हो गया? आपका प्राइम मिनिस्टर। मेजॉरिटी पार्टी रूल जैसे बीजेपी का रूल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जो मंत्रिमंडल है वो आपका पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, जो मंत्री है वो जनरली लेजिस्लेचर का पार्ट होना ही चाहिए उसको, ठीक है, और मैक्सिमम 6 मंथ्स तक बिना लेजिस्लेचर का पार्ट हुए भी वो मंत्री रह सकता, बट उसके बियॉन्ड नहीं। फिर देखिए, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ये भी इसका एक फीचर है। और डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस का डिजोल्यूशन होते रहता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। इसको देख लीजिए, ठीक है, आई होप आप उसमें गलती नहीं करेंगे। आइए 23rd क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इन स्टेटमेंट्स में से बताइए कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, द टर्म सेक्युलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसीलिए, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है वो इसी से आई है, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रोमोटिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो दोस्तों देखिए, ये आर्टिकल 28 का बात नहीं है, ये है आर्टिकल 27 की बात। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं किया जाएगा पर्टिकुलर रिलीजन की स्टडी करने के लिए, ठीक है, कि मतलब आपको जबरदस्ती किसी एक धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, ये कहता है 28। 27 कहता है कि किसी एक धर्म के संवर्धन के लिए आपको पर्टिकुलर यानी आप पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये 27 कहता है, ना कि 28। तो 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स द राइट टू एनी सिटीजन ऑफ इंडिया टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ये आर्टिकल 29 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 30 कहता है कि ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। आर्टिकल 29 कहता है कि ऑल सिटीजन यानी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व कर सकता है, ये 29 आर्टिकल कहता है। तो थर्ड इज इनकरेक्ट। राइट आंसर क्या होगा? 23 का B1 ओनली। आइए कुछ आर्टिकल्स हम लोग देख लेते हैं।
देखिए पहली बात तो क्या है, जो टर्म सेकुलर है उसको ऐड किया गया है बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर देखिए 14 आर्टिकल क्या कहता है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 देखिए, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। हालांकि इसमें और भी है, लेकिन ये सेक्युलरिज्म के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है ना, ये देखिए ये सारा सेकुलर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, बट इसमें और भी है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, सब कुछ है इसमें। तो ठीक है, बी हो गया। फिर देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें भी है कि नो डिस्क्रिमिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, तो सी। फिर डी है आर्टिकल 25। देखिए आर्टिकल 25 कहता है आपका ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। यानी जिस भी बंदे को जो भी धर्म पालन करे, फैलाए, उसको प्रैक्टिस करे, प्रोपगेट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 कहता है कि रिलीजियस कोई भी अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। तो ये आपका इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम हो गया और ये हो गया कलेक्टिव रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी रिलीजन को फैलाने के लिए आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन के संवर्धन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए आपको टैक्स नहीं लादा जाएगा। तो ये हो गया आर्टिकल 27। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको कि स्टेट फंडिंग कर रही है, वहां पर जबरदस्ती कोई एक धर्म आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और फिर आर्टिकल 29 कहते हैं कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है उसके पास पावर है अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने की। और आर्टिकल 30 कहता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। तो ये हो गया 23rd क्वेश्चन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ठीक है। Which of the following judgments held that Indian Constitution is founded on the bedrock of balance between fundamental rights and directive principles? देखिए कुछ कुछ केसेस के साथ साथ जो भी अटैच्ड उसकी सिग्निफिकेंस है वो आपको एकदम लिख करके याद रख लेना है। तो मिनर्वा मिल्स जो केस है दोस्तों, ये सीधे बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फाउंडेड है ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस, और कुछ भी ना याद रहे आपको तो ये याद रहना चाहिए कि मिनर्वा मिल्स केस में बात किया गया है बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। इसके पहले हमेशा क्या होता था कि कोई फंडामेंटल राइट को ऊपर कर देता था, कोई डीपीएसपी को ऊपर कर देता था। मिनर्वा मिल्स केस में कह दिया गया भाई देखो इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। तो 24 का बी इज द राइट आंसर। जस्ट रिमेंबर दिस कि मिनर्वा मिल्स केस किससे रिलेटेड है, तो बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज की बात करता है। बाकी केशवानंद भारती केस क्या क्या कहा है, ये आपका कहा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करता है। ये किहोतो होलोहान केस क्या कहता है, किहोतो होलोहान केस आपकी बात करता है जो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो स्पीकर का डिसीजन है उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू किहोतो होलोहान केस। वामन राव केस क्या कहता है, 9th शेड्यूल में जो भी आपके लॉज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, अगर केशवानंद भारती केस के जजमेंट के पहले से वो प्रोटेक्टेड है 9th शेड्यूल में तब तो उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। बट अगर वो केशवानंद भारती केस के बाद उसको 9th शेड्यूल में डाला गया है एंड इट इज ब्रेकिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, देन इट शुड बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट या इन द कोर्ट। तो ये है आपका वामन राव केस। सो ये सब तो ठीक है। फिलहाल मिनर्वा मिल्स केस के बारे में आप जानिए, इट टॉक्स अबाउट बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, ठीक है। तो 24 का बी इज द राइट आंसर। आई 25th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इसमें से क्या क्या लिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस तो इसी से लिया गया है, 1935 वाले एक्ट से ही लिया गया है, तो दिस इज ट्रू। फिर जुडिशियरी भी 1935 वाले एक्ट से ही लिया गया है, क्योंकि इसमें आपको पता होगा कि फेडरल कोर्ट की बात की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो उसी से आपका कहीं ना कहीं जुडिशियरी भी लिया गया है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट है। फिर देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, तो ये मैंने आपको बोला था कि ये लिया गया है आपका कैनेडियन
कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, और उसके तहत ये चीज़ हो गया कि जो रेजिडुअरी पावर होगा वो सेंटर के पास होगा, और प्लस गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, सेंटर अपॉइंट करेगा। तो दिस इज नॉट फ्रॉम 1935 एक्ट, थर्ड इज नॉट फ्रॉम 1935 एक्ट। फिर देखिए जो कैबिनेट सिस्टम है दोस्तों, कैबिनेट सिस्टम हो गया आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है, ना कि 1935 वाले एक्ट से। तो अगेन फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो 1 और 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 25th का सी विल बी द राइट आंसर। देखिए 1935 वाले एक्ट से क्या क्या लिया गया है वो देख लीजिए। फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब लिया गया है, ठीक है। फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फिर रेजिडुअरी पावर्स विथ सेंटर, स्टेट गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट बाय द सेंटर। फिर देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रीरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म। इसको बार बार देखते जाइए, देखो याद करने की जरूरत नहीं है, बट इट विल रिपीट एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस थिंग्स। थोड़ा माइंडफुल होकर के रिपीट करिएगा बस, ठीक है। कोशिश करिएगा कि एक बार मैं उसको समझूं, ठीक है। बाकी ऐसी कोशिश करते जाइए एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विथ एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। सिंपल क्वेश्चन है, फोर्थ शेड्यूल इज द आंसर। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो 26th का बी, फोर्थ शेड्यूल इज द आंसर, है ना। बाकी थर्ड शेड्यूल देख लीजिए किसकी बात करता है, ओथ और अफर्मेशन की बात करता है, यूनियन मिनिस्टर्स की, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, जो इलेक्टोरल कैंडिडेट्स हैं पार्लियामेंट के लिए उसके, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए, सीएजी के लिए, स्टेट मिनिस्टर्स के लिए, फिर कैंडिडेट्स जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन लड़ेंगे उनके लिए, एमएलएज के लिए, और जजेज ऑफ हाई कोर्ट के लिए। फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा में सीट एलोकेशन। फिफ्थ शेड्यूल वही शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। सिक्स्थ शेड्यूल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। आई क्वेश्चन 27 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। तो देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आता है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल राइट्स से आता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आती है डीपीएसपी से। जस्ट रिमेंबर दिस कि फंडामेंटल राइट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज अंडर द डीपीएसपी, ठीक है। 27th का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्तों। विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, आपको भी पता है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है। फिर देखिए द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोवरेन, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नहीं वर्क करेगा तो फिर क्या करेगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट उसके द्वारा बनाया गया एक्ट वगैरह को क्या कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। फिर थर्ड देखिए, इन इंडिया द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड वाइल इन ब्रिटेन द हेड ऑफ स्टेट इज मोनार्कियल। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया इसीलिए क्या है, आपका रिपब्लिक है, और ब्रिटेन इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। थर्ड इज करेक्ट। तो 28th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 ओनली। ज़्यादा डिटेल में जाइए, सारी चीज़ डिस्कस हो चुकी है। क्वेश्चन 29 देख लीजिए।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को देखिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेस एन इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की बात करता है कि चाहे स्टेट लॉज हो या फिर सेंट्रल के लॉज हो, उन सभी को जो है सिंगल जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है वही उसको इंटरप्रेट करेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। दूसरी बात क्या है, इंडिपेंडेंट है हमारी जुडिशरी, ठीक है। इट इज नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, इट इज नॉट आंसरेबल टू द एग्जीक्यूटिव, इट इज आंसरेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर डिवाइड्स ऑल पावर्स दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। पहली बात, ऑल पावर्स आर नॉट डिवाइडेड। अगर ऑल पावर्स डिवाइड हो जाती तो रेजिडुअरी पावर्स कहाँ से आती, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल में बात नहीं करता दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ और है, जुडिशियल पावर का डिवीजन नहीं होता है, जुडिशियल पावर का डिवीजन नहीं होता है, जुडिशियल पावर का तो बिल्कुल भी डिवीजन नहीं होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो 29th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, वन ओनली। देख लीजिए, जो भी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर है उसको सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जुडिशियल पावर का कोई भी डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कंट्री लिखा गया है, जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर पूछा गया है कि उनमें से क्या क्या फीचर्स बोरो किया गया है। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट बोरो किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड क्या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? आपको पता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया गया, तो सेकेंड आपका रॉन्ग हो गया। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो किया गया है? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वो किया गया है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। 2 इज इनकरेक्ट। फिर थर्ड देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है प्रीरोगेटिव रिट्स, तो बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपका बोरो किया गया है प्रीरोगेटिव रिट्स। तो थर्ड इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का सी, 1 and 3 ओनली। फिर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कमेंट्स ऑन द लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका सिंपल आंसर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। आइए देखते हैं सीएजी के बारे में कुछ कुछ देख लीजिए। तो सीएजी कौन से आर्टिकल से बना है? अंडर आर्टिकल 148, ठीक है। वो सीएजी है हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स का वो गार्जियन है। और बाकी तो ठीक है। CAG is an agent of the parliament and conducts audits of expenditure on behalf of the parliament. He is responsible only to the parliament. पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है ये, ना कि एग्जीक्यूटिव को, यानी मिनिस्टर्स को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और CAG is appointed by the president of India by a warrant under his hand and seal, ठीक है। बाकी ठीक है। आइए, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है दोस्तों? तो वो सुप्रीम कोर्ट है। जस्ट रिमेंबर कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कहा जाता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर एक वर्ड आ जाएगा प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर विल बी प्रेसिडेंट। देखिए, इस सब में जाइए मत कि सर प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट भी तो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ मत करिए। ये प्रेसिडेंट के ओथ में आता है कि ही विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही, दैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
और गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया? सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है। ठीक है, तो बस जस्ट रिमेंबर कि गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फिर देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल सी बात है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से आपके अमेंडमेंट में आई है, यानी कि कौन से के सुप्रीम कोर्ट केस में आई है। ठीक है, तो आपको पता है ये केशवानंद भारती केस से आई है। तो 33 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस से आपका आया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो 33 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए। ठीक है, कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन अ बेसिक स्ट्रक्चर। सोवरेंटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, आप ये नहीं कि इंडिया को ही किसी दूसरे राज्य का अंग बना कि दूसरे देश का पार्ट बना दीजिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, दिस इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट और पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑल दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर्स। ये सब अलग अलग जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दोस्तों। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वेयर अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, ड्राफ्टिंग जो कमिटी थी उसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। जस्ट रिमेंबर ऑल दीज 7 नेम्स। ठीक है, एक थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरे थे मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाला स्वामी, बी आर अम्बेडकर ऑब्वियसली थे, के मुंशी थे, बी एल मिट्टर थे और डी पी खैतान थे। ठीक है, ऑल दीज 7 नेम्स यू हैव टू रिमेंबर। और उसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे जिनका नाम था बी एन राव। ठीक है, बट ये इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं हुए, ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर ही इनका पोस्ट हो गया। ठीक है, तो एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया बी एन राव। और ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स हो गए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाला स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के मुंशी, बी एल मिट्टर, डी पी खैतान। तो एन गोपाला स्वामी उसमें है, बी आर अम्बेडकर है, मोहम्मद सादुल्ला है, बी एल मिट्टर है, इसके अलावा डी पी खैतान है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, और आपका क्या है? ठीक है, डीपी खैतान है, के मुंशी भी है, इसके अलावा के मुंशी, डीपी खैतान और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और ये चारों मेंबर्स ये सभी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट उतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज 7 नेम्स। रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, अभी उसको याद कर लीजिए, बाद में याद मत करिएगा। चलिए अभी याद करिए, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से 7 मेंबर्स हैं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाला स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के मुंशी, बी एल मिट्टर, टीपी खैतान। अगेन प्लीज रिपीट विथ मी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाला स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के मुंशी, बी एल मिट्टर, डी खैतान। ऑल दीज पीपल डिग्निटरीज वेयर द मेंबर्स ऑफ drafting committee of the constitution, and bn rao was the constitutional advisor. bn rao was the constitutional advisor. आइए दोस्तों, क्वेश्चन 35 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपीज या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या ऐड किया गया है? तो टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इट वाज एक्चुअली एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड अंडर आर्टिकल 39। ठीक है, स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है,
ठीक है, तो चलिए 1 तो है। बाकी थर्ड देखिए, इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि यह है 97th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो 97th अमेंडमेंट एक्ट से एक आर्टिकल जोड़ी गई है, ऑब्वियसली 43B जोड़ी गई है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो थर्ड तो इसका पार्ट नहीं होगा, थर्ड विल नॉट बी इट्स पार्ट, थर्ड विल नॉट बी इट्स पार्ट, थर्ड विल नॉट बी इट्स पार्ट। तो 1 and 2 विल बी इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, तो स्टेट को ये बोला गया है कि आप इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करिए और इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करिए। राइट नाउ आई एम वेरी सॉरी, आई यूजुअली डू नॉट फॉरगेट द आर्टिकल बट राइट नाउ आई हैव फॉरगॉटन एग्जैक्ट आर्टिकल। बट ठीक है, आप इसको तुरंत चेक कर लीजिएगा, इंस्टेंटली इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए इसमें चेक करें क्या है कि नहीं। दोस्तों प्लीज़ रिमेंबर कि ये सेकेंड ऐड नहीं किया गया है 42nd अमेंडमेंट में। तो सेकेंड है स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। दिस इज पार्ट ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में है। अगेन नो ऑप्शन विल बी करेक्ट, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39। ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, क्योंकि वो ये तो ऐड किया गया है 44th अमेंडमेंट में इन द आर्टिकल 38। ठीक है, बाकी दोस्तों प्लीज़ आप अभी के अभी जा करके क्या करिएगा, एक बार सारे फंडामेंटल राइट्स वर्बेटिम यानी वर्ड बाय वर्ड अलॉन्ग विथ आर्टिकल नंबर के साथ वर्बैटिम उसको 2 से 3 बार उसको जस्ट रीड करिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर इट, जस्ट रीड इट वर्बैटिम 2 to 3 times एंड DPSPs ऑल्सो। बाकी आगे भी आएगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर चैप्टर, DPSPs के ऊपर चैप्टर, तो तब तक आपको ये चीज़ें याद रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन वैल्यूएबल लगा है, आपको लग रहा है कि आप इसके आधार पर बहुत सारे MCQs निकालने में सफल हो जाएंगे, तो प्लीज़ डू वन थिंग, कमेंट योर प्रॉपर फीडबैक। ठीक है, कमेंट योर प्रॉपर फीडबैक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू। वाई आई वॉन्ट यू टू शेयर इट, बिकॉज द अदर सीरियस एस्पिरेंट्स कैन फाइंड दिस वीडियो। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, जो थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं, देखिए ये सारा सीरीज क्या है, बड़ा बड़ा वीडियोज़ है। ठीक है, ऑब्वियसली हेल्पफुल वीडियोज़ है, बट ओनली सीरियस एस्पिरेंट विल वॉच ऑल द वीडियोज़। ठीक है, तो उन तक ये कम से कम पहुंच जाए, ये हमारा ड्यूटी है दोस्तों। चलिए मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल CSC विथ आनंद मोहन ऑन टेलीग्राम इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।